हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। कल हम लोग कोशिका विभाजन पढ़े थे, उसका एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद उसके आगे पढ़ेंगे। तो आप बताइएगा कि कोशिका विभाजन जो है इसका खोज कौन किया था। कोशिका विभाजन सबसे पहले कौन किया था, या कौन देखा था, या कौन खोज किया था, बताइए। बल्दिया है क्या? बिरचाऊ जो है कोशिका विभाजन सर्वप्रथम। हाँ, अब आपको बताना है कि कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के। कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। अब आपको बताना है कि अमीबा जो होता है उसमें किस तरह का कोशिका विभाजन होता है। अमीबा असूत्री विभाजन। हाँ, अमीबा असूत्री आपको बताना है। भी असूत्री। जीवाणु, नील हरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में जो होता है असूत्री विभाजन होता है। अब आपको बताना है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की खोज कौन किया था, या सबसे पहले कौन देखा था। कौन है? ये था वाल्थेर फ्लेमिंग। बताइए कि सबसे पहले वाल्थेर फ्लेमिंग जो था समसूत्री विभाजन को किस में देखा था, जंतु में या पादप में या प्रोटोजोआ में, किस में देखा था। जंतु में। सबसे पहले जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन को देखा था। हाँ, वाल्थेर फ्लेमिंग जो था वो देखा था। अब आपको बताना है कि कायिक कोशिका विभाजन किस में होता है। कायिक कोशिका को समसूत्री विभाजन में होता है। अब आपको बताना है कि जो समसूत्री विभाजन है इसका नाम माइटोसिस कब दिया गया था। 1861 में, 1882 ईस्वी में। अब आपको बताना है कि जो समसूत्री विभाजन है वो कितने चरणों में मतलब संपन्न होता है। 4 चरण। 5 चरण। एक है इंट्राफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो इंट्राफेज को हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतरावस्था, प्रोफेज को कहते हैं पूर्वावस्था, मेटाफेज को कहते हैं मध्यावस्था, एनाफेज को कहते हैं पश्चावस्था और टेलोफेज को कहते हैं अंत्यावस्था। अब आपको बताना है कि समसूत्री विभाजन के द्वारा एक जनन कोशिका कितने कोशिकाओं में विभाजित होती है। 1 से 2 में होगा। एक जनन कोशिका जो है 2 डॉटर सेल में विभाजित होती है, यानी 2 संतति कोशिका में विभाजित होती है। अब आपको बताना है कि समसूत्री विभाजन का सबसे छोटा चरण कौन सा होता है। समसूत्री विभाजन में 5 गो है ना, तो उसमें बताइए कि सबसे कम समय किस में लगता है, कौन से। एनाफेज में। एनाफेज जो होता है सबसे कम समय उसमें लगता है 2 से 3 मिनट। अब आपको बताना है कि अर्धसूत्री विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन का नाम सबसे पहले कौन दिया था। फार्मर तथा मूरे जो है अर्धसूत्री विभाजन का नाम दिए थे। अब आपको बताना है कि अर्धसूत्री विभाजन का खोज कौन किया था। कौन है? बीजमैन। और इसका मतलब विस्तृत अध्ययन कौन किया था, तो स्ट्रॉसबर्गर। अर्धसूत्री विभाजन का नामकरण किया था फार्मर तथा मूरे, अर्धसूत्री विभाजन का खोज किया था बीजमैन तथा इसका अध्ययन किया था स्ट्रॉसबर्गर। अब आपको बताना है कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है किस कोशिका में होता है, किस तरह के कोशिका में। जनन कोशिका में होता है। अब आपको बताना है कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वह कितने चरणों में पूरा होता है। 4 चरण। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में पूरा होता है। पहला का नाम है अर्धसूत्री प्रथम और दूसरा का नाम है अर्धसूत्री द्वितीय। अब आपको बताना है कि जो अर्धसूत्री प्रथम है वो कितने चरणों में, मतलब 4 चरण में ये होता है। 4 चरण, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब आपको बताना है कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है। टेलोफेज के नहीं, अर्धसूत्री विभाजन में सबसे लंबी अवस्था किसकी होती है। अच्छा, इसका होता है प्रोफेज का होता है सबसे लंबी अवस्था। अब प्रोफेज जो होता है वो 5 चरण में संपन्न होता है, इसलिए सबसे लंबा होता है। 5 चरण कौन कौन सा होता है, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायग्नोसिस। अब आपको बताना है कि जो डायग्नोसिस है
उसमें मतलब केंद्रक कला जो है या केंद्रिका जो है मतलब लुप्त रहता है या दिखता है? लुप्त रहता है। लुप्त रहता है। डायग्नोसिस में केंद्रक कला तथा केंद्रिका लुप्त हो जाता है। अब बताना कि जो अर्धसूत्री विभाजन है इसमें एक जनक कोशिका कितने मतलब डाउटर सेल या संतति कोशिका में विभाजित होता है? 1 से 4 बनता है। 1 से 4। और समसूत्री विभाजन में 1 से 2 बनता है। अब आपको बताना है कि जो जाइगोटीन होता है मतलब अर्धसूत्री विभाजन का जो जाइगोटीन होता है उसमें मतलब जाइगोटीन में मतलब क्या होता है? क्या होता है? तो इसमें सेंट्रियोल जो होता है एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों में चले जाते हैं। जाइगोटीन जो होता है, जाइगोटीन में क्या होता है तो जो सेंट्रियोल उसमें होता है एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं। अब आपको बताना है कि समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में, तो आपको बताना है कि समसूत्री विभाजन में मतलब विभाजन किस में होता है तो कायिक कोशिका में होता है। वहीं अर्धसूत्री में किस में होता है तो जनन कोशिका में। अब आपको बताना है कि समसूत्री विभाजन में ज्यादा समय लगता है या अर्धसूत्री विभाजन में ज्यादा समय? समसूत्री में ज्यादा लगेगा। समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है, वहीं अर्धसूत्री विभाजन में ज्यादा समय लगता है। अब तो अभी बता दें कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका टूटकर कितनी कोशिका बनती है? 4। समसूत्री में पूछ रहे हैं 2। अर्धसूत्री में एक कोशिका टूटकर 4 गो बनेगी। अब बताइए कि समसूत्री विभाजन में गुण सूत्रों में जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उसका आदान प्रदान होता है कि नहीं? आदान प्रदान नहीं होता है। हाँ, समसूत्री विभाजन में गुण सूत्रों में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसका आदान प्रदान नहीं होता है। वही अर्धसूत्री विभाजन में गुण सूत्रों में के बीच जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसका आदान प्रदान होता है। अब आपको बताना है कि समसूत्री विभाजन में सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है? प्रोफेज। और अर्धसूत्री विभाजन में सबसे लंबी अवस्था हो जाती है प्रोफेज। समसूत्री विभाजन में प्रोफेज सबसे छोटी, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज जो अवस्था होती है सबसे लंबी। अब आपको बताना है कि प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों में क्रमिक जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्या नाम है? जैव विकास। जैव विकास। अब आपको बताना है कि समजात अंग क्या होता है? दिखने में, काम करने में समान और देखने में समान, लेकिन काम करेगा अलग अलग करेगा। समजात अंग कहलाते हैं जैसे सील का फ्लिपर, चमगादड़ के पंख है, घोड़े की अगली टांग है, बिल्ली का पंजा और मनुष्य का हाथ, ये सब एक जैसा दिखता है लेकिन काम इसका अलग अलग होता है। सील का जो फ्लिपर होता है तैरने में, चमगादड़ का जो पंख होता है उड़ने में, घोड़े की अगली टांग दौड़ने में, बिजली का पंजा भी दौड़ने में और मनुष्य के हाथ पकड़ने में। अब आपको बताना है कि समरूप अंग क्या होता है? देखने में और करने में एक जैसा लेकिन उसका उत्पत्ति भी भिन्न। हाँ, उसकी उत्पत्ति अलग तरीके से हुई है। अवशेषी अंग, अवशेषी अंग क्या होता है? जो जिसका उपयोग न हो, खत्म हो जाता है। पहले वो अंग हमारे शरीर में था, अब वो अंग उपयोग के बिना मतलब हट गया है। वैसे अंग को हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। अब आपको बताना है कि मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? 100 गो। अब आपको बताना है कि सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन था? साइनोबैक्टीरिया। अब आपको बताना है कि पक्षियों का विकास किससे हुआ है? सरीसृप से। जल स्थल जीवों का विकास किससे हुआ है? जल जो स्थल चर जीव है उसका विकास किन जीव के से हुआ है? तो मत्स्य से हुआ। स्थानीय वर्ग के जो जंतु है इनका विकास किससे हुआ है? इनका भी सरीसृप से हुआ है। पक्षी का भी विकास सरीसृप से, स्थानीय जीव का भी विकास सरीसृप से। जीवाश्म तो आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। आपको बताना है कि जैव विकास को सबसे पहले मतलब जो जैव विकास था मतलब जैव विकास का सिद्धांत सबसे पहले कौन दिए थे? डार्विन। लेमार्क। तो बताइए कि लेमार्क की एक पुस्तक है जिसमें जैव विकास को जियोलॉजिक फिलोसॉफिक जियोलॉजिक जो है उसमें लेमार्क ने
जो जैव विकास है उसको समझाया था। और बताइए कि सबसे प्रसिद्ध जो जैव विकास है वो मतलब किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? ये कौन है? डार्विन। डार्विन था। डार्विनवाद। अब आपको बताना है कि जो डार्विन थे, जब मान लीजिए जैव विकास का खोज कर रहे थे तो वो किस जहाज में मतलब सर्वेक्षण के लिए पूरे विश्व का भ्रमण किए थे? किस जहाज से गए थे? कौन था जी? बीगल जो जहाज था बीगल। उससे पूरे विश्व का भ्रमण किए थे। बीगल। अब आपको बताना है कि उत्परिवर्तनवाद यह सिद्धांत कौन दिया है या कौन प्रतिपादित किया है? परिवर्तन का हुगो डी ब्रिज। हाँ, हुगो डी ब्रिज। चलिए तो आज शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर 4 अनुवांशिकी। तो आपको बताना है कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी लक्षण। अनुवांशिकी के अध्ययन को हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं। आपको बताना है कि अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम कौन वैज्ञानिक था जो जानकारी दिया था? ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल पूरा नाम। अब आपको बताना है कि अनुवांशिकता का पिता के रूप में किसको जाना जाता है? ग्रेगर मेंडल को। ग्रेगर मेंडल। अब आपको बताना है कि अनुवांशिकता शब्द सबसे पहले कौन दिया? जोहान्सबर्ग है। विलियम वाटसन। विलियम वाटसन जो था वो अनुवांशिकता शब्द दिया था। अगला प्रश्न है कि जीन शब्द कौन दिया? जीन जोहानसन। जोहानसन। इसका पूरा नाम है विल्हेल्म जोहानसन, जो कि जीन शब्द दिया था। अब अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकी संबंध प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर का। मटर के पौधे का प्रयोग किया था। अब आपको बताना है कि एक संकरीय क्रॉस जो होता है इसमें मेंडल ने किस तरह के पौधों को लिया था? एक लंबे और एक बौने। हाँ, 2 लंबे और 2 बौने पौधे को उसके बाद उसका क्रॉस किया था। अब आपको बताना है कि 2 द्विसंकरीय क्रॉस करवाया था मेंडल ने, तो इसमें किस किस पौधे को लिया था? 2 पीला और 2 झुरीदार। हाँ, 2 नहीं, इसमें लिया था तो गोला तथा पीला बीज और हरे तथा झुरीदार बीज, यानी 4 गो लिया था तब क्रॉस करवाया था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आपको बताना है कि शुद्धता का जो नियम है किस वैज्ञानिक ने दिया है? शुद्धता का ग्रेगर मेंडल। कौन दिया? हाँ, मेंडल। शुद्धता का जो नियम है ग्रेगर मेंडल दिया था। अब आपको बताना है कि पृथक्करण का नियम कौन दिया था? मेंडल दिया है। मेंडल दिया था। प्रभाविकता का नियम कौन दिया था? मेंडल है। मेंडल दिया था। स्वतंत्र अपयूहन का नियम कौन दिया था? तो ये भी मेंडल दिया था। इसमें क्या होता है कि एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, उसको हम लोग स्वतंत्रता का नियम कहते हैं। अब आगे आपको बताना है कि जेनेटिक्स नाम का उपयोग सर्वप्रथम कौन किया था? जेनेटिक्स यही मेंडल है। डब्ल्यू वाटसन। वाटसन के। हाँ, आज जीन शब्द का प्रयोग बताइए कौन किया था? जीन का तो ही किया है। अभी बताएं, नहीं बताइएगा। जोहानसन। जोहानसन जीन शब्द का प्रयोग। अब आपको बताना है कि जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप। जीवधारियों का अनुवांशिक संगठन जो होता है, जो कि कारकों यानी जीन का बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। जीनोटाइप। अब आपको बताना है जीव जंतु और गुणसूत्र, मतलब किस जीव में कितना गुणसूत्र होता है। तो हम जंतु का नाम बोलेंगे, जीव का नाम बोलेंगे, आपको बताना है कि उसमें कितना गुणसूत्र है। तो एक स्केरेसिस में कितना गुणसूत्र होता है? 2 होता है। कबूतर में बताइए कितना होता है? कबूतर में आपको 80। टेरिडोफाइट में कितना होता है? 1300 अच्छा। कुत्ता में कितना होता है? कुत्ता में 78। कबूतर में कितना होता है? 80 होता है। घोड़ा में कितना होता है? 48। घोड़ा में 64 गुणसूत्र। तंबाकू में कितना गुणसूत्र होता है? 48। चिंपांजी में कितना गुणसूत्र होता है? 48। और आलू में कितना गुणसूत्र होता है? 48। यानी आलू, चिंपैंजी और तंबाकू तीनों में 48 गुणसूत्र होता है। अब आपको बताना है कि मनुष्य में कितना गुणसूत्र होता है? 46। 46। खरगोश कितना गुणसूत्र होता है?
खरगोश में 36 गो। मनुष्य से 2 गो घटा दीजिए, 44। 44 गो। गेहूं में कितना होता है गुणसूत्र? ये 38 गो। गेहूं में होता है 42 गो। 38। और चूहा में कितना होता है? बड़का चूहा में कितना होता है? बड़का में 44 गो। बड़का में 40 गो। 40 बड़का में 42 गो। अब बड़का में 42 गो और छोटका में 40 गो। जो घरवा में कपड़वा काटती है इतना बड़का रहती है, एक बीता का मतलब इतना एक उंगली की, ओकरा में 40 गो रहता है, जिसको हम लोग चूहा। बड़का छोटका नहीं ना है जी। हाँ हाँ, ये मेल फीमेल वाला है। नहीं, ये एगो माउस होता है, एगो रैट होता है। तो माउस जो होता है वो छोटकी चूहा को बोलते हैं, रैट जो होता है वो बड़का चूहा को बोलते हैं, लेकिन हिंदी में दोनों को चूहे बोलते हैं। तो जो बड़का चूहा होगा यानी रैट होगा ओकरा में 42, और जो माउस होगा यानी छोटका चूहा में होगा ओकरा में 40। बिल्ली में बताइए कितना होता है? गुणसूत्र में तो स्त्री या पुरुष में तो दोनों सेम रहेगा। जैसे मर्द में 46 है तो ऐसा थोड़ा है कि वो औरत है लड़की है तो ओकरा में 44 होगा, ओकरों में 46 रहेगा, वो सब में सेम रहता है, औरत और जेंट्स में। अब आपको बताना है कि नींबू में कितना होता है? 1836। 1836। बिल्ली में कितना होता है गुणसूत्र? 38। मेढक में कितना गुणसूत्र होता है? 26। टमाटर में कितना गुणसूत्र होता है? 24। मक्का में कितना होता है? 20। प्याज में कितना होता है? 46। प्याज में होता है 16 गुणसूत्र। 16। मटर में कितना गुणसूत्र होता है? मटर में आपको कितना होगा जी? 14। मटर 14। मटर भाई याद कीजिए, क्या है कि मेंडल भाई मटर के ही पौधा पर किए थे तो पूछ सकता है। घरेलू मक्खी में कितना होता है? 12 गो होता है। और जो मच्छर होता है कान में भिन भिन आते हैं ओकरा में कई गो होता है? 6 गो होता है। 6 गो गुणसूत्र लेके इतना तेज बनता है। हम लोग 46 गो लेके बताइए। अब आपको बताना है कि गुणसूत्र का नामकरण कौन किया था? ये बाल्डेयर है। बाल्डेयर। गुणसूत्र में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? गुणसूत्र में जो अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोम। जीनोम। अब आपको बताना है कि जो जीन होता है वह किस पे पाया जाता है? जीन मतलब जो रहेगा वो किस पे मतलब रहता है? डीएनए पर, गुणसूत्रों पर रहता है। अब आपको बताना है कि जो गुणसूत्र होता है वो मतलब गुणसूत्र के जो बाहर मतलब गुणसूत्र है ओकरा बाहर मतलब कोई जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होगा तो उसको हम लोग कौन सा जीन बोलेंगे? जैसे में गुणसूत्र पर रहेगा, जिसमें गुणसूत्र पर सटल रहेगा तो ओकरा तो जीन बोलेंगे, लेकिन गुणसूत्र पर सटल नहीं है, बाहर है थोड़ा सा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा जीन। गुणसूत्र पे सटा हुआ रहेगा तो सिर्फ जीन बोलेंगे, लेकिन गुणसूत्र पर सटा हुआ नहीं रहेगा, थोड़ा सा उससे हट के रहेगा तो उसको हम लोग प्लाज्मा जीन बोलते हैं। अब आपको बताना है कि जीन की आधुनिक विचारधारा किसके द्वारा दी गई है? एस बेंजर। अब आपको बताना है कि एस बेंजर जो है जीन की आधुनिक विचारधारा दिए थे, तो इसके अनुसार जीन के कार्य करने की इकाई क्या होती है? जीन के कार्य करने की इकाई सिस्ट्रॉन होता है। और उत्परिवर्तन की इकाई क्या होती है? न्यूटन। और पुनः संयोजन की इकाई क्या होती है? रेकॉन। मानव में कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? 20 प्रकार के। अब आपको बताना है कि मनुष्य में जो लिंग संलग्नता के गुण कौन कौन से हैं? जैसे में रंग बंधरता, गंजापन, हेमोफिलिया, मायोपिया, हाइपर ट्राइकोसिस, ये सब क्या है? लिंग संलग्नता के गुण हैं। मतलब बाप में हुआ है तो बेटा में भी होगा, उसके नीचे जो पीढ़ी है ये सब चलते जाता है, इसी को हम लोग लिंग संलग्नता का गुण कहते हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले लिंग संलग्नता का गुण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, एक दूसरे से एक दूसरे में जाता है। अब आपको बताना है कि जो डीएनए होता है उसमें एगो पॉलीमेराज नामक एंजाइम पाया जाता है। डीएनए जो होता है उसमें पॉलीमरेज नामक एंजाइम पाया जाता है। जो पॉलीमेरेज नामक एंजाइम है उसका खोज कौन किया था? पॉलीमेरेज कौन है? आर्थर कॉर्नबर्ग। जो पॉलीमेरेज नामक एंजाइम जो होता है उसका काम होता है
जिसकी सहायता से क्या करता है, डीएनए संश्लेषण करता है। अब आपको बताना है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आपको मालूम है कि 46 गो होता है। मतलब गुणसूत्र यानी लड़का होगा या लड़की होगा, इसका निर्धारण किसके गुणसूत्र से किया जाता है, पिता के गुणसूत्र से। अब आपको बताना है कि जो लिंग जो निर्धारण होता है ये कितने नंबर के गुणसूत्र से निर्धारित किया जाता है, 23वें गुणसूत्र के। अब आपको बताना है कि लड़का कब पैदा होगा, कौन कौन सा गुणसूत्र आएगा, तो XY मिलेगा तो लड़का होगा, और X मिलेगा तो लड़की पैदा होगी। अब आपको बताना है कि प्रखनली शिशु के मामले में जो निषेचन होता है वह प्रखनली के मतलब कहाँ पे होता है, प्रखनली के अंदर होता है। और शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए, यानी यही इसका बाप है, इसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंट प्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग किया गया है। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी का मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद में है। अब हम लोग चैप्टर 5 में घुसते हैं, वनस्पति विज्ञान। तो आपको बताना है कि पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन को हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब आपको बताना है कि वनस्पति जगत का वर्गीकरण कौन वैज्ञानिक किए थे, वनस्पति जगत का वर्गीकरण बिल्कुल गलत है, एकलर। वनस्पति विज्ञान का जनक है, वनस्पति जगत का वर्गीकरण पूछ रहे हैं, जगत का एकलर। वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेटस। अब आपको बताना है कि अपुष्पविद पौधा में बताइए इसमें क्या क्या नहीं पाया जाता है, तो इसमें पुष्प तथा बीज नहीं पाया जाता है। हाँ, पुष्पीय होगा। अब आपको बताना है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, थैलोफाइट है। अब आपको बताना है, थैलोफाइट बता दिए, तो इस समूह के पौधे में क्या क्या नहीं पाया जाता है। इसमें पौधे में जड़ नहीं पाया जाता है, तना नहीं पाया जाता है, पत्ती नहीं पाया जाता है। अब इसमें बताना है कि इसमें सम्मोहन उत्तक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, सम्मोहन उत्तक नहीं पाया जाता है, सम्मोहन उत्तक भी नहीं पाया जाता है। इसका शरीर जो है सुकाय होता है। अब आपको बताना है कि शैवाल जो है किस जगत में आता है, शैवाल आपको थैलोफाइटा में आएगा, थैलोफाइट में आता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एल्गी कहते हैं। और शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। तो शैवाल में भी क्या होता है, पर्णहरित युक्त रहता है, इसमें सम्मोहन उत्तक नहीं होता है, आत्मपोषी होता है और इसका शरीर सुकाय सदृश होता है। अब आपको बताना है कि भोजन के रूप में कौन कौन से शैवाल को हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो भोजन के रूप में होता है फोरफाइरा, अल्बा, सरगासन, लेमिनेरिया, नोस्टॉक। तो भोजन के रूप में कौन कौन सा होता है, तो फोरफाइरा, सरगासन, अल्बा, सरगासन, लेमिनेरिया, नोस्टॉक। तो क्वेश्चन बार बार पूछता है, 4 गो आपको ऑप्शन दे देगा, इसमें पूछेगा कि कौन सा हम लोग भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है, फोरफाइरा है, अल्बा है, सरगासन है, लेमिनेरिया है, नोस्टॉक है। अब आपको बताना है कि आयोडीन बनाने में किसका किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, कौन से शैवाल का, तो लेमिनेरिया का, फ्यूकस का, एक लोनिया। आयोडीन बनाने में हम लोग करते हैं लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक लोनिया। हाँ, तो इसमें भी बार बार पूछता है कि आयोडीन बनाने में हम लोग किस तरह के शैवाल का प्रयोग करते हैं, तो इसमें लेमिनेरिया, फ्यूकस, इक्लोनिया, और चौथा ऑप्शन में डाल देगा इनमें से सभी। अगर आप नहीं जानते हैं तो एगो मार दीजिएगा, लेकिन इसमें होता है इनमें से सभी। तो लेमिनेरिया भी आयोडीन बनाता है, फ्यूकस भी आयोडीन बनाता है और एक लोनिया भी आयोडीन बनाता है। अब आपको बताना है कि खाद के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कौन से शैवाल का, एनाबीना है, केल्प है और नोस्टॉक है। खाद के रूप में किसका किसका, तो नोस्टॉक, एनाबीना, केल्प। खाद के रूप में नोस्टॉक, एनाबीना, केल्प। अब आपको औषधि बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो क्लोरेला का प्रयोग करते हैं और लेमिनेरिया का प्रयोग करते हैं। तो अब आपको अगला प्रश्न बनता है कि टिंचर आयोडीन किससे बनाई जाती है। टिंचर जो आयोडीन होता है जिसको हम लोग औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं, किस, लेमिनेरिया से बनाया जाता है। अब आपको बताना है कि जो कोलेरेलिन जो प्रतिजैविक है किससे निकाला जाता है, कौन से शैवाल से, लेमिनेरिया से। हाँ, कोलेरेला से निकाला। कोलोरेला जो अब आपको बताना है,
अब आपको बताना है कि अंतरिक्ष यात्री जो शैवाल अपने साथ लेके जाते हैं, जिसमें प्रोटीन भी रहता है, जल भी रहता है और ऑक्सीजन भी रहता है, कौन सा है? क्लोरेला। क्लोरेला। अब आपको बताना है कि कवक जो होता है किस जगत में आता है? कवक आपको लाइकेन में आएगा। कवक जो है थैलोफाइटा में आता है। ऑप्शन दे देगा आपको, कवक किस जगत में आता है? तो ऑप्शन रहता है थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारिएगा? थैलोफाइट में आता है कवक। कवक भी थैलोफाइट में आता है, शैवाल भी थैलोफाइट में आता है। अब आपको बताना है कि कवक का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। अब जो होता है कवक जो होता है पर्णहरित, सकेंद्रीय, सम्मोहन उत्तक रहित थैलोफाइट है। अब आपको बताना है कि एक कवक कौन है जिसको हम लोग मतलब रेगुलर तौर पे यूज करते हैं, खाते हैं, तो मशरूम होता है। अब आपको बताना है कि कवक में जो संचित भोजन रहता है किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। अब आप अगला प्रश्न है कि कवक जो होता है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कवक को हम लोग डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग करते हैं? साइक्रोमाइसेसिस जो नामक कवक होता है उसका हम लोग प्रयोग डबल रोटी के निर्माण में करते हैं। कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है, और कि पर तुरंत जो कैंसिल हुआ है बिहार एसएससी के एग्जाम में, उसमें भी क्वेश्चन पूछा था। अब आपको बताना है कि कवक पौधे से गंभीर रोग उत्पन्न होते हैं, तो आपको बताना है कि जो रोग उत्पन्न होते हैं अधिक किस तरह, मतलब कौन कौन सा कवक होता है जिससे वो रोग उत्पन्न होते हैं? तो रस्ट और स्मॉट जो होता है इससे होते हैं। तो बताइए कौन कौन सा बीमारी है जो कवक से होता है? मेन प्रमुख पेड़ पौधा में पहले बताइए कि कौन कौन सा पेड़ पौधा में बीमारी है जो? धान में, गेहूं में, रस्ट में। अरे भाई, सरसों का सफेद रस्ट कवक से होता है। गेहूं का डीला स्मॉट कवक से होता है। गेहूं का किट्टू रोग कवक से होता है। आलू का अंगमारी रोग कवक से होता है। गन्ने का लाल अपक्षय कवक से होता है। मूंगफली का टिक्का रोग कवक से होता है। आलू का मस्सा रोग कवक से होता है। धान की भूरी अर्ज चीती रोग कवक से होता है। आलू का पछेला अंगमारी कवक से होता है। पंकुरों का डैम्पिंग रोग भी कवक से होता है। तो क्वेश्चन सब इसमें पूछता है गन्ने का लाल रोग, लाल अपक्षय रोग जो होता है किससे होता है? तो कवक मार दीजिएगा। गेहूं का किट्टू रोग किससे होता है? तो कवक से। आलू का अंगमारी रोग किससे होता है? तो कवक से। गेहूं का ढीला रोग किससे होता है? तो कवक से। आलू का पिछेला अंगमारी पूछेगा तो ये भी कवक। प्रांकुरों में डैम्पिंग रोग पूछेगा तो ये भी कवक। और मनुष्य में मतलब देखते हैं तो दामा रोग बताइए, कवक से होता है। एथलीट फुट भी कवक से होता है। खाज भी होता है कवक से। गांजापन भी होता है कवक से। और दाद भी होता है कवक से। तो अब आपको बताना है कि दामा जो होता है ये तो पता चल गया कि कवक से होता है, लेकिन कौन से कवक से होता है उसको? एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। दामा जो होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स से होता है। एथलीट फुट बताइए किस कवक से होता है? टीनिया पेडिस। एथलीट फुट होता है टीनिया पेडिस से। खाज किससे होता है? एकरस एस्केबिस, बिल्कुल सही है। गांजापन होता है टीनिया कैपेटिस। टीनिया कैपेटिस। दाद होता है ट्राइकोफाइटन लेस्कोसय। दाद जो होता है ट्राइकोफाइटन लेस्कोसय। जो गन्ने का लाल अपक्षय रोग होता है वो होता है क्लेटोट्राइकम फैल्केटम। क्लेटोट्राइकम फल्केटम गन्ने का लाल अपक्षय रोग होता है। अब आपको बताना है कि कौन सा कवक है जिससे विष बनाया जाता है? एफला जो है, एफला कवक से विष बनाया जाता है। अब आपको बताना है कि लाइकेन के बारे में। लाइकेन किसके सहजीवी से उत्पन्न होता है? कवक और शैवाल से होता है। कवक जो होता है, अब आपको बताना है कि कवक एवं शैवाल के बीच
जो इस सहजीवी संबंध होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जो मान लीजिए जो प्रक्रिया होता है सहजीविता का, वो तो पूरा हो जाता है तब उसको हम लोग लाइकेन कहते हैं, लेकिन वो जो प्रोसेस होता है सहजीविता का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोटिज्म। हाँ, हेलोटिज्म। अब आपको बताना है कि शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर और कवक को दे देता है। अब आपको बताना है लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? कौन है? थियोफ्रेटस। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? तो थियोफ्रेटस। लाइकेन का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? लाइकेनोलॉजी। अब आपको बताना है कि लाइकेन मतलब आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन कौन सा है? क्रास्टोस, फेलियोज और फ्रूटिकोज। तो क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से बताइए कि कौन सा लाइकेन नहीं है। 3 गो ऑप्शन दे देगा, 4 गो आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन है, तो आपको याद करना है कौन कौन सा है 3 गो। तो क्रास्टोस, फोलियोज और फ्रूटिकोस। अब आपको बताना है कि लाइकेन में जो प्रजनन होता है किस तरह का प्रजनन होता है लाइकेन में? वो है आंतरिक। कायिक प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है और अलैंगिक प्रजनन होता है। 10-20 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा होगा कि लाइकेन में प्रजनन किस तरह का होता है। तो लाइकेन में 3 तरह का प्रजनन होता है, कायिक प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है और अलैंगिक प्रजनन होता है। अब आपको बताना है कि लाइकेन जो है किसका प्रदूषण सूचक होता है? वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषण। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का संकेतक होता है। वायु प्रदूषक होता है वहाँ ये नहीं। हाँ, जहाँ वायु प्रदूषण ज्यादा होगा वहाँ लाइकेन नहीं उगता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है यानी SO2 होता है उसका सर्वोत्तम सूचक है। अब आपको बताना है कि पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कार्टिकोलस। और चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोलस। मतलब चट्टान पे उगा तो सेक्सिकोलस, नाम भी तो बड़ा खतरनाक भी है। अब आपको बताना है कि लाइकेन हम बता देते हैं, लाइकेन जो है मृदा निर्माण की प्रक्रिया में भी सहायक होता है। अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा लाइकेन है, कौन कौन है जिससे हम लोग नीला रंग प्राप्त करते हैं यानी नीला रंग बनाते हैं। कौन सा लाइकेन से बनाते हैं? तो आर्चिल है, लेक्नोरा है, इससे हम लोग नीला रंग प्राप्त करते हैं। अब आपको बताना है कि लिटमस पेपर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लाइकेन का। लिटमस पेपर बनाने के लिए लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक बता दिए, तब अगला प्रश्न भी बता दिए कि लाइकेन का प्रयोग करते हैं तो उस लाइकेन का नाम क्या है? रोसेला नामक लाइकेन का प्रयोग हम लोग लिटमस पेपर बनाने के लिए करते हैं। 20 बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि लिटमस पेपर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लाइकेन का। लेकिन और अंदर घुस के अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस लाइकेन का प्रयोग किया जाता है, तो रोसेला नामक लाइकेन का प्रयोग किया जाता है लिटमस पेपर बनाने के लिए। अब आपको बताना है कि इत्र बनाने के लिए किस किस लाइकेन का प्रयोग किया जाता है? तो लोबेरिया, इर्बेनिया, रेमेनीला लाइकेन से हम लोग इत्र बनाते हैं। इत्र बनाने के लिए कौन कौन सा है? तो लोबेरिया, इर्बेनिया, रेमेनीला। इत्र बनाने के लिए तो लोबेरिया, इर्बेनिया और रेमेनीला। अब आपको बताना है कि मिर्गी की दवा लाइकेन से बनाई जाती है। तो बताइए कि कौन सा लाइकेन है? ये तो क्वेश्चन बन गया कि मिर्गी की दवा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। 4 गो ऑप्शन दे देगा, लाइकेन, शैवाल, कवक और मान लीजिए एगो और दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो मिर्गी की दवा तो बनाने के लिए हम लोग लाइकेन का प्रयोग किए। लेकिन अब बताइए कि मिर्गी की दवा बनाने के लिए किस लाइकेन का प्रयोग किया जाता है? परमेलिया सेक्सटिलिस। मिर्गी की दवा बनाने के लिए परमेलिया सेक्सटिलिस। अब आपको बताना है जो अर्सेनिक अम्ल प्राप्त करते हैं वह किस लाइकेन से प्राप्त करते हैं? अर्सेनिक अम्ल हम लोग अर्सेनिया नामक लाइकेन से प्राप्त करते हैं। अब आप जैसे कि डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि के रोग में उपयोग में कई प्रकार के औषधियों का प्रयोग हम लोग लाइकेन से मतलब लाइकेन का प्रयोग करके बनाते हैं। अब लाइकेन का प्रयोग हम लोग
खाने में भी करते हैं। तो आपको बताना है कि रेंडियर मॉस या क्लेडोनिया किस क्षेत्र में इसको भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि रेंडियर या क्लेडोनिया जो है किस क्षेत्र में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, आर्कटिक। जो आइसलैंड मॉस होता है उसको दक्षिण में मलेशिया, उसको आइसलैंड मॉस जो होता है उसको मतलब क्या बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, दवा, केक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइसलैंड मॉस जो होता है उसको यूरोपीय देश जो है केक बनाते हैं। अब अगला प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि जो जापान के निवासी होते हैं वह सब्जी के रूप में किस लाइकेन का प्रयोग करते हैं, इंडोकार्पन। जापान के लोग सब्जी के रूप में इंडोकार्पन लाइकेन का प्रयोग करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो कढ़ी यानी सालन बनाने में किस लाइकेन का प्रयोग करते हैं। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, परमेलिया। अब आपको बताना है कि विषाणु की खोज कौन किया था, इवानोव्स्की। अब विषाणु की खोज किसमें किया गया था ये भी बता दीजिए। तंबाकू के मोजेक रोग में विषाणु की खोज किया गया था। अब इसकी सजीव, प्राकृतिक सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है, इसीलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहते हैं। विषाणु के निर्जीव होने का लक्षण है ये कोष रूप में नहीं होता है, इसको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। और सजीव का लक्षण इसका होता है कि इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। अब आपको बताना है कि जो पादप विषाणु होता है उसमें क्या पाया जाता है। जो पादप विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, या दोनों पाया जाता है, या कोई नहीं पाया जाता है। पादप विषाणु में सिर्फ आरएनए पाया जाता है। जंतु विषाणु जो होता है उसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है। अब आपको बताना है कि T2 फेज मतलब ये क्या है। T2 फेज डीएनए का एक भाग है। T2 फेज जो है यह जीवाणुओं पर आश्रित रहने वाला विषाणु है। T2 फेज जीवाणुओं पर, जिसको हम लोग जो जीवाणुओं पर आश्रित विषाणु रहते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी। क्या करता है, जीवाणु को वो लोग खा जाता है, विषाणु जो होता है, और उसी का नाम है T2 फेज, एक प्रकार का बैक्टीरियोफेज है। अब आपको बताना है कि जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उस विषाणु को हम लोग क्या कहते हैं, रेट्रो विषाणु। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसके बाद नग्न बीज, जिनोस्पर्म का आर्थिक महत्व, द्विबीजपत्री वाला मतलब